शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश के तार बिहार से जुड़ गए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन बिहार से हथियार ला रहे हैं। लश्कर-ए-मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह ने पूछताछ में बताया कि वो बिहार के छपरा से पिस्तौल लेकर कश्मीर आया था। पाकिस्तान बॉर्डर पर सख्ती के बाद बिहार आतंकी हथियारों के लिए नया अड्डा बन गया है। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह खुद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने जो कल बड़े खुलासे किए उसके बाद देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि ये आतंकी संगठन क्या, जिस तरह से आपने या सुरक्षा बलों ने इनकी कमर तोड़ी है, अब नए नए मॉड्यूल ढूंढ रहे हैं। आपने जो जम्मू के जो घटना हुई, जिस तरह से आईडी वहां पर मिला, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए यहां पर बधाई कि आपकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और एक बड़ी आतंकी घटना होते होते टली। लेकिन इसके बारे में जो आपने जानकारियां दी वो बहुत चौंकाने वाली हैं सर। जी बिल्कुल सही बात है। ये जो टेरर नेटवर्क जो पाकिस्तान में जहां पर जम्मू कश्मीर में फैलाया है, इसके तार पाकिस्तान, पीओके और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलग खित्तों में जो इनके टाउट काम कर रहे हैं, उसके अलावा अभी इन्होंने पंजाब के अंदर कुछ जगहों पे जो स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं उनको इस नेटवर्क में शामिल किया है। और इसके साथ ही जो इस केस के अंदर जो चीज़ सामने आई, इनको हथियारों की इतनी किल्लत, इतनी कमी महसूस होने लगी क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने लगभग 450 वेपन पाकिस्तान से जो लाया गया था वो पकड़ लिया और हथियारों की किल्लत को पूरा करने के लिए इन्होंने बिहार से वेपन मंगवाना शुरू किया। उसमें एक सोर्स इनका चंडीगढ़ में जो हमने पकड़ा, मुश्ताक छपरा का रहने वाला, उसके भाई को भी इस्तेमाल किया गया, जावेद को। छपरा से 7 पिस्टल वहां से ला करके स्मगल करके इधर लाए गए और इन्होंने आतंकियों को आगे बांटे। इस तरह का नेटवर्क जो इन्होंने पैन इंडिया बनाने की कोशिश करी है, उसमें काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। और आईडी का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कल भी कि ये आईडी जो पुलवामा अटैक की दूसरी एनिवर्सरी के ऊपर इनका था। सर, उस आईडी पर आते हैं, जहां सर, उस आईडी पर आते हैं। कहीं शहर के पुलवामा टेरर अटैक की बरसी पर जो आतंकी साजिश की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने, उस पर आते हैं। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है। आपने कहा है कि नया मॉड्यूल ढूंढ रहे हैं आतंकी संगठन। आपने ये भी कहा कि जो द रेजिस्टेंस फोर्स यानी जो टीआरएफ नया संगठन है, वो दरअसल वो लश्कर-ए-तैयबा का नया नाम है और लश्कर-ए-मुस्तफा वो जैश-ए-मोहम्मद का नया नाम है। यानी ये आतंकी संगठन जो पुराने नामों से चल रहे थे, अब नए नए नामों से ये कश्मीर में ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। 370 की एब्रोगेशन के इर्द गिर्द इन्होंने जो पाकिस्तान से 30 साल से मिलिटेंसी यहाँ पर रखी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको लोकल नाम देने की कोशिश करी। हालांकि हर तरह की सपोर्ट पाकिस्तान से चलती है। वही जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जो बहुत खतरनाक संगठन जो पाकिस्तान की सरजमीन से जहां पर काम करते हैं, लोगों की जान और माल की बर्बादी करते हैं, उनको नए नाम देने की कोशिश करी गई। टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया गया, जिसमें शुरू में लश्कर और जैश के लोग मिलकर काम करते थे, कुछ लोग हिजब मुजाहिदीन के भी काम करते थे उसके अंदर, मगर सब्सिक्वेंटली ये एलईटी का एक तरह का मान लीजिए लोकल फ्रंट जहां का बन गया। और इसके साथ जैश-ए-मोहम्मद ने भी अलग अलग तरह की कोशिशें शुरू करी, जिसमें लश्कर-ए-मुस्तफा जो पिछले कुछ अगस्त 20 में जो बनाया गया और लश्कर-ए-मुस्तफा का चीफ इसको हिदायतुल्लाह को बनाया गया था। इस तरह की कार्रवाइयां जो करें तो जैश-ए-मोहम्मद सपोर्ट सिस्टम सारे का सारा पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद जुटाए, मगर जब लगभग एक हफ्ते में एफएटीएफ की एक मीटिंग होने वाली है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो इस बात पे फैसला करेगा कि पाकिस्तान को क्या ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, जिसके बाद पाकिस्तान की लगभग कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी। पाकिस्तान बहुत मुसीबतों में घिर जाएगा। तो क्या ये पाकिस्तान की एक नई साजिश, एक नई कोशिश कि एफएटीएफ के उस चंगुल से ही बच जाएं और जो उनकी आतंकी साजिशें हैं, जो मंसूबे हैं, वो भी चलते रहें? मंशा बड़ा साफ है, जैसे आपने कहा है कि वो आतंकी कार्रवाइयां तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसीज करें, मगर उसका नाम कहीं लोकल फ्रंट के नाम पर चढ़ाया जाए। उसका जो कार्रवाई का सिला है, कार्रवाई के लिए जो नाम देना है, वो किसी लोकल जो आउटफिट को दिया जाए। इसीलिए जो आउटफिट जो है वो पिछले लगभग 2 साल से बनाए थे और अभी वाला जो नया आउटफिट बनाया है लश्कर-ए-मुस्तफा, ये अगस्त 20 में बनाया गया।
पाकिस्तान हर साजिश जो वहाँ से करते हैं, इसकी एजेंसी जो वहाँ से साजिश करती हैं, हथियार भेज के, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल भेज के जो जहाँ पर आतंकी कार्रवाइयाँ करते हैं, हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट वो खुद देते हैं, मगर चाहते हैं कि नाम पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज का ना आए। मैं आपको बता दूं कि पुलवामा अटैक के बाद मई 19 में, ये फरवरी में 14 फरवरी 19 को हुआ था पुलवामा का अटैक, उसके बाद एक और बहुत बड़ी आईडी बनाई थी उसी तर्ज के ऊपर पुलवामा 2 का अटैक करने के लिए। हदायतुल्लाह के नाम पे कार खरीदी गई, इसी हदायतुल्लाह के नाम पे, जिसको अभी LEM हम कहते हैं, लश्कर मुतफ़ा का चीफ कहते हैं। अच्छा। इसने वो कार OLX से खरीदी, उसको पूरा आईडी में कन्वर्ट किया गया, मगर हमारी पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट थे। ये 3 दिन उस कार को लेके घूमते रहे कि हाईवे के ऊपर जा करके फिर से वैसा ब्लास्ट कर सकें जैसे पुलवामा में किया था, मगर इनकी कोशिश फेल हुई, नाकाम हुई। जब ये लेके निकले, हमारे नाकों के बीच में गुजरना था, इनको गाड़ी छोड़ के आखिर भागना पड़ा। और जब गाड़ी का मुआयना किया, उसमें बहुत बड़ी 50 किलो के करीब आईडी लगी हुई थी। उस गाड़ी को बाद में हम लोगों ने ब्लास्ट किया। ये बात है मई 19 की। अब ये पुलवामा 3 जो सेकंड एनिवर्सरी के ऊपर अभी 6.5-7 किलो का आईडी जो बना के रेडीमेड आईडी पाकिस्तान से भेजा गया, उसके निशाने पर सब भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। जम्मू का बस स्टैंड, जम्मू का लखदाता बाजार, जहां जौहरी बाजार भी जिसको कहते हैं, और रेलवे स्टेशन, उसके अलावा जहां पर रघुनाथ मंदिर, जिसके ऊपर पहले भी 2 हमले पाकिस्तान और इसके टेररिस्ट आउटफिट कर चुके हैं, उसके ऊपर दोबारा से हमला करने नहीं। और वो आईडी जो पकड़ी आप लोगों ने, देखिए आपने वाकई, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने वाकई काबिले तारीफ काम किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, वरना एक बड़ा हादसा और बड़ी आतंकी घटना हो सकती थी। लेकिन जो आईडी पकड़ी आप लोगों ने, उस पर कुछ निर्देश लिखे मिले हैं, और वो आईडी पे जो निर्देश लिखे मिले हैं, वैसे क्या ये पता चलता है कि वो सीमा पार पाकिस्तान से बनाए गए थे? और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि ये पोर्ट्रे करने की, ये जताने की कोशिश की जा रही है कि ये नौसिखिए हैं, जबकि ये नौसिखिए नहीं जिन्होंने आईडी प्लांट की। वो कढ़ाई नुमा जो आईडी मिली, उसमें शायद ये भी लिखा था कि इधर वाला फेस इधर रखना। उसमें यह है कि कश्मीर में अभी भी इनके 2 आतंकी जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और जैश मोहम्मद के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, एक को इस्माइल लंबू कहते हैं और दूसरे को टार्जन कहते हैं। जो पुलवामा 2 की आईडी थी वो टार्जन ने बनाई थी, पहले वाली वलीद ने और इस्माइल ने बनाई थी, और दोनों हमारे निशाने पर हैं, हम उनकी तलाश में हैं। मगर जहां वाले जो लोग ये जो नए जो है नौसिखिए हैं एक्चुअली, क्योंकि इनको आईडी बनाना शायद नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान से रेडीमेड आईडी भेजी गई, जिसकी सिर्फ तारें जोड़ के रख देना था, और उसके अंदर मोस्ट लाइकली टाइमर डिवाइस लगा हुआ है, और टाइमर डिवाइस अपने आप कुछ टाइम के बाद आईडी फट जाती। पाकिस्तान की तरफ से जो हदायत लिखी है उर्दू में, उसमें लिखा गया है कि इसका चेहरा, आईडी का ऊपर वाला हिस्सा दुश्मन की तरफ रखिए, ताकि जिस तरफ आप सबसे ज़्यादा नुकसान करना चाहते हैं, उसका फेस उस तरफ आईडी का करके रख दीजिए, ताकि सारे का सारा इम्पैक्ट उस डायरेक्शन में जाए। इस तरह की हदायत उसके ऊपर लिखी गई थी। सर, लेकिन एक चीज़ बताइए, देखिए आपने हिदायतुल्लाह के हवाले से बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, ये जो कनेक्शन आपने बिहार से जोड़ा है, ये कितना गंभीर है, और इसके लिए अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि देखिए हमें नए नए तरीके दिख रहे हैं, राजस्थान बॉर्डर पर सुरंग खोदने की कोशिशें दिखती रहती हैं, हमें दिखा जम्मू में, सांबा में सुरंग आप लोगों ने पकड़ी। तो जो कश्मीर से जो आतंकी संगठन कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, क्या क्योंकि कश्मीर में आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी गई है, ऑपरेशन ऑल आउट बहुत सक्सेसफुल है, इसलिए क्या वो नए नए इलाके और नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं? इसमें पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमने जो लोग इन्वॉल्व थे वहाँ से हथियार ला करके इनको देने में, मुश्ताक एक था छपरा का रहने वाला, उसको हम चंडीगढ़ से पकड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी वहाँ पर गई थी, चंडीगढ़ में उसकी लोकेशन पाई गई, उसको पकड़ लिया गया है। उसका भाई जावेद उसमें शामिल है, उसको भी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा भी सोहेल जो आईडी लेके आया, इसके 2 साथी और हैं जो कश्मीर से पकड़े गए, अथर शकील करके, वो भी नेवा पुलवामा का रहने वाला था। अब देखिए बार बार पुलवामा टैब के साथ पुलवामा के ही तार जुड़ते हैं। ये दोनों आतंकी जो पकड़े गए, सोहेल ये पुलवामा का रहने वाला है, नेवा पुलवामा का, और इसका साथी जो इसको रिसीव करने वाला था, जब ये जहाँ पर आईडी अटैक करने के बाद कश्मीर जाता फ्लाइट लेके, इसको अल बदर के नाम से इस आईडी को ओन करना था कि अल बदर ने जो बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी आतंकी कार्रवाई करी है, और उसके साथ ही इसको अल बदर का कमांडर साउथ कश्मीर के लिए
बनाना था, जिसको हमने पहले ही पकड़ लिया। सो इसका दूसरा साथी जो अथर शकील है, वो भी नेवा पुलवामा का रहने वाला, वो भी पकड़ा जा चुका है। और तीसरा साथी भी कल रात को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनका पूरा नेटवर्क जिस जिस तरफ चल रहा है, हमारा कार्रवाई भी उसी तरफ चल रही है और मुझे उम्मीद है कि हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन सर एक चीज आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जितने भी आतंकी संगठन जो जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं या आतंकी हमलों को की साजिश बनाते रहते हैं, क्या इनको अभी भी पाकिस्तान से उसी तरह की एड मिल रही है जो लगातार हमने पहले देखा है, या क्योंकि ये जानने की ये जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान से हथियार आने मुश्किल हो रहे हैं, सुरक्षा बल और ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए इन आतंकियों को अब लोकल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है? पाकिस्तान की गतिविधियां, पाकिस्तान की सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट पहले से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है उन्होंने। 19 के अंदर सिर्फ 175 वेपन, 175 वेपन पाकिस्तान की तरफ से आए जो हमने पकड़े, मगर के 2020 के अंदर 450 वेपन आए। मगर बड़ी बात यह है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने 450 यानी आप कह रहे हैं लगभग 2.5-3 गुना पाकिस्तानी हथियारों की संख्या बढ़ गई 19 के मुकाबले 2020 में। जी, मगर बात यह है कि जितनी उन्होंने बढ़ा दी उससे कहीं ज्यादा रिकवरी का रेट हमारा बढ़ गया। हमने 450 वेपन पकड़ा है जो पाकिस्तान से भेजा गया, जबकि आतंकियों की गिनती पहले से कम हुई है। आतंकी संगठन जो है उनको बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। नई रिक्रूटमेंट अब धीरे धीरे नीचे जा रही है। नए बच्चे सरेंडर करके वापस लौट रहे हैं। चलते हुए एनकाउंटर से पुलिस और सुरक्षा बलों के ऊपर भरोसा करके हथियार डाल करके वो सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इसकी एजेंसियों की बौखलाहट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाए। अब तो ये हो गया कि जब वेपन स्मगल करने के और जरिए नहीं मिले तो ड्रोन के जरिए से वेपन भेजे जा रहे हैं। लगभग 30 सॉटीज अभी तक ड्रोन के जरिए हथियारों की आ चुकी हैं। 2020 के अंदर 30 सॉटीज ड्रोन के जरिए वेपन ड्रॉप करने की जो हमारे पास रिपोर्ट। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूं। 24 सॉटीज के हथियार हम पकड़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है सर, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे उनके आतंकी मंसूबों को नाकाम करते रहे। लेकिन एक सवाल और, आपने कहा कि जो कश्मीर के बच्चे हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं आतंकी संगठन, लेकिन अब वो उतना कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्या ये मॉडल केवल कश्मीर में है या दूसरे राज्यों में भी है, जो कश्मीर के बच्चे बाहर पढ़ते हैं? जी, ज़्यादातर तो ये जो देखने को मिला है, ये साउथ कश्मीर की इन्वॉल्वमेंट ही ऐसी जगहों पे फिगर होती है। उसकी वजह शायद ये रही होगी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकी किसी ज़माने में सक्रिय थे और उनके लोकल कांटेक्ट बच्चों के साथ जिनको छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल करते थे काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। उसके बाद उनकी लिस्ट पाकिस्तान तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे उनको मोटिवेट करके मिलिटेंसी की तरफ किसी न किसी तरीके से लाने की कोशिश की जाती है। शुरू में ग्रेनेड फेंकने की, आईडी लगाने की, कहीं पिस्टल शूटिंग करने की, इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए उनको लगाया जाता है। लश्कर तौबा जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के लिए जो लोगों को धमकियां देते हैं कि आप डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में हिस्सा ना लें, आप इस तरह की कार्रवाई ना करें, उस तरह का काम ना करें। उसके बाद फिर इनको जब ये कोई ना कोई आतंकी कार्रवाई कर लेते हैं जाने या अनजाने में, उसके बाद फिर इनको आतंकी सर मेरे पास समय कम है, मैं चाहता हूँ 20 सेकंड और आपका लूं। ये सिलसिला अभी भी जारी है। ठीक है, मैं चाहता हूं 20 सेकंड और आपका और लूं। और मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं, बतौर जम्मू कश्मीर के पुलिस के मुखिया होने के नाते आप कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर की पुलिस कितनी मुस्तैद है उनकी सुरक्षा में, और आगे आप और कितना इसको और कड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस और अपने बाकी सुरक्षा बल के साथ ही आर्मी की तरफ से जो यूनिट हमारे साथ काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर एक टीम की तरह अपने लोगों की हिफाजत के लिए दिन और रात काम करते हैं। हमारी कमिटमेंट का लेवल बहुत हाई है और हम चाहते हैं कि हमारे लोग सुरक्षित हों, जहां पर अमन का माहौल और बेहतर हो और लोगों की तरक्की के रास्ते खुल सकें। तरक्की तभी आती है जब अमन होता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए नए प्लान, नए नए मंसूबे गवर्नमेंट की तरफ से बन रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इसमें अमन का जो सिलसिला है इसको और मजबूत करके हम लोगों को मौका दें कि हर तरह की प्रक्रिया में वो हिस्सा लें और अपनी तरक्की के जितने भी मंसूबे हैं उसमें खुद भागीदार बन के जो है जम्मू कश्मीर को एक नया चेहरा, एक नया रूप दे सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने बड़ा
तफसील से बताया कि कैसे पाकिस्तान अभी भी जम्मू कश्मीर के जरिए और दूसरे राज्यों के जरिए भी अब घुसपैठ की कोशिश करता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस उनके आतंकी मंसूबों को नाकाम करती है और अब तो वो नए आतंकी, पुराने आतंकी संगठन नए नामों से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सुरेश कुमार गोयल साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, सर आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। प्रवक्ता पीटीआई पाकिस्तान अब्दुल समद याकूब साहब हैं पाकिस्तान से, याकूब साहब गुड मॉर्निंग। और मनीष झा हमारे संवाददाता आपको दिख रहे हैं, मनीष आपको भी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जैनी साहब एक रिएक्शन, दिलबाग सिंह को सुन रहे थे आप, जो उन्होंने कहा कैसे अब पुराने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके आका अब कश्मीर में नए नामों से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार से हथियार ला रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? जी गौरव, सबसे पहले तो ये 14 फरवरी को जो हमारे बहादुर सिपाही जो शहीद हुए थे उनको मैं आज अपने दिल से नमन करता हूं। दूसरी तरफ श्रेय देना चाहता हूं दिलबाग सिंह साहब को और उनकी टीमों को, जिन्होंने की के एक नहीं 3 2 साल बाद हुआ और आज जो ये कल जो हुआ है वारदात उसको नाकाम करने में कामयाब रहे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आपका सवाल लेता हूं। देखिए, जब कभी भी पहले तो पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो जब तक वहां पर उनका मिलिट्री का बोलबाला रहेगा, जब तक कि उनका जो पावर सेंटर मिलिट्री के हाथ में रहेगा, उनका जो मेन एम है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, हेट इंडिया, क्योंकि वही उनका वजूद है जिस पर पाकिस्तान जिंदा रहे। चाहे एफएटीएफ उनको ग्रे लिस्ट में डाले, ब्लैक लिस्ट में डाले, ये कार्रवाइयां पाकिस्तान की तरफ से चलती रहेंगी क्योंकि इसी पे उनका वजूद जो है वो जिंदा है। अब रही बात इनके ग्रुप्स की, ये तो मानी हुई बात है कि हमारे देश में उनके मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कई साल पहले जब हम फौज में थे तो M4 बोलते थे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मोदी नगर, मुरादनगर, M4 बोलते थे। बिहार में उनका बोल है, उनका महाराष्ट्र में बोल है। तो ये इनके स्लीपर सेल्स हैं, इनके मॉड्यूल्स हैं। और जब कभी भी ये पकड़े जाते हैं, जब कभी भी इनकी क्षमता कम हो जाती है, दिलबाग सिंह ये कह रहे थे कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी लगातार और कड़ी कर दी है, पहले से भी और ज्यादा वो ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, उनके हैंडलर्स को, उनके सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं, उससे पाकिस्तान से हथियार लाना मुश्किल हो गया है गोयल साहब जी। और इसीलिए अब वो दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उस पर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगी, लेकिन ये आतंकी संगठन जिस तरह से नाम बदलकर यहां ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ये माने एफएटीएफ का खौफ है? पाकिस्तान एफएटीएफ से भी बचना चाहता है और जैसा कि जैनी साहब कह रहे हैं कि वो अपनी जो उसकी इंस्टिंक्ट है उससे अलग नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन नए नामों से ऑपरेट कर रहे हैं ताकि एफएटीएफ का जो की तलवार लटक रही है उससे बच सके। देखिए, आपने बहुत सही कहा है और मैं भी पहले जैनी साहब की तरह से पुलवामा जिसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको मैं नमन करता हूं, उनको मेरी श्रद्धांजलि है कि उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आपके जो सवाल हैं, 2 सवाल हैं और बड़े सटीक सवाल है ये। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो रवैया है, एक जो मकसद है कि हिंदुस्तान को स्टेबलाइज करना, वो चालू रहेगा, उसमें खत्म होने की कोई उम्मीद कहीं से नजर नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान ये करेगा या कोई भी मुल्क जो करेगा जब ये, तो अपने आप को जितना उससे दूर रखने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट की जो अपीयरेंस सेक के लिए। तो इसीलिए जो नए नाम के संगठन बनते हैं जिनसे कि पाकिस्तान की दूरी झलक सकती है, उसकी कोशिश रहेगी। और आखिर बात में छोटी सी एक ये कहूंगा कि कितनी भी कोशिश की जाए कि वो इन संगठनों को अपने से दूर दिखाएं, लेकिन सप्लाईज होती हैं, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वो अपना एक मार्क छोड़ जाते हैं। तो ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है कि ये सप्लाईज कहां से आई हैं। और उस कनेक्शन में आजकल हमें ये देखना होगा कि जो नेपाल के हालात हैं और बिहार है, वो जो एक तरह से पोरस बॉर्डर है, उसके ऊपर निगाह रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है ताकि इस तरह की सप्लाई वहां से आने के कंट्रोल कर सके। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। अब्दुल समद याकूब साहब हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो याकूब साहब देखिए, एफएटीएफ की तलवार तो लटक रही है पाकिस्तान पर, इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे। 21 से 26 फरवरी को जो मीटिंग होनी है उसमें बहुत मुमकिन है कि ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए पाकिस्तान। तो बजाय सही काम करने के,
बजाय वाकई FATF की गाइडलाइंस को फॉलो करने के, अप्लाई करने के। ये तरीका कब तक चलेगा कि नाम बदल दो आतंकी संगठनों के, जो आप लोग पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार जो आतंकी संगठनों को शय देती है, भारत में घुसपैठ कराओ, भारत में हमले कराओ, ये तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होगा पाकिस्तान। आपको लगता नहीं इससे पाकिस्तान पर और ज्यादा खतरा हो जाएगा ब्लैकलिस्ट होने का? देखिए, फैक्टर पे तो पहले भी बहुत बात हो चुकी है, और ग्रे लिस्ट में और किसी न्यूक्लियर पावर को ब्लैक लिस्ट में करना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जो सीधी सी बात है। वो तो एक अलग इशू हो जाता है, और जहां तक उनकी रिक्वायरमेंट है वो तो एक मिनट याकूब साहब, आप बहुत लॉजिकल बोलते हैं और बहुत सही बोलते हैं। मुझे ये बताइए, मतलब आप, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम चाहे जो करें, लेकिन FATF हमें ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। नहीं, देखें, ये जो बात मैंने आपसे कही है, मैंने कहा कि वो दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप ब्लैकलिस्ट करते हैं उसके रिपरकशंस होते हैं, जो उसके बाद जो होता है वो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक ऐसे मुल्क को नहीं। तो क्या पाकिस्तान उन्हीं रिपरकशंस के धमकियां दे रहा है दुनिया को कि आप ब्लैकलिस्ट करेंगे तो हम उसके रिपरकशंस दिखाएंगे आपको? गौरव, अगर तो हमने उनकी बाकी डिमांड कंप्लाई ना किया होता, या वो जो टास्क उन्होंने दिए पूरे ना किए होते, तो हम तो शुरू से ही कह सकते थे कि ये स्टैंड हम शुरू से ले सकते थे कि आप जो बिगाड़ना हमारा बिगाड़ लें। आपकी बातों से तो लग रहा है सर, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमको आप ब्लैकलिस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कौन सी बात हुई सर? देखें, फिर अगेन वही बात आती है कि मैं फिर खुल के बोलना चाहूंगा, डेफिनेटली ये मैटर करता है। अगर आप ये कहेंगे जी हम न्यूक्लियर पावर है और हमें वो ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो नेपाल या भूटान को करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कतई नहीं हो सकता। एक रिस्पॉन्सिबल, याकूब साहब, क्यों ना ट्रीट किया जाए? आपको बताइए क्यों ना ट्रीट किया जाए? नेपाल और भूटान से ज्यादा पाकिस्तान का नाम आता है आतंकी गतिविधियों में, भूटान का तो नाम नहीं आता। और नेपाल में भी चीन जो इस तरह अभी कुछ कर रहा है, नेपाल में भी ऐसा कुछ नहीं होता जो वो भारत में घुसपैठ कराते हो। पाकिस्तान से सटी LOC से लगातार इंट्रूजन होता है इंडिया में। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो पाकिस्तान का नाम जुड़ जाता है, ऑस्ट्रिया तक जुड़ जाता है, आर्मीनिया, अजरबैजान के युद्ध तक जुड़ जाता है। तो पाकिस्तान को क्यों ना किया जाए ब्लैकलिस्ट? आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान का नाम टेररिज्म के हवाले से इसलिए आता है, तो 1979 से लेके अफगान सोवियत वॉर, वो तो मल्टीपल इश्यूज है ना, फिर उसके बाद दूसरी वॉर्स, तो उसमें जाहिर बात है वो जो उनका याकूब साहब 79 की आप बात कर रहे हैं, सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, तो क्या जानी साहब आ रहा हूं, पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने ठान लिया है कि जो गलती पहले हो गई उसको सही नहीं करेंगे, टेररिज्म को ऐसे बढ़ावा देंगे? टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है, वो फिर कौन करा रहा है? उसका इल्जाम फिर मैं डायरेक्टली आपके ऊपर दे दूं कि आप करवा रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान खुद सफर कर रहा है टेररिज्म से, ये बात वो इसलिए ना ओसामा बिन लादेन ने क्या किया था वो सब जानते हैं, ओसामा बिन लादेन को किसने पाला था और उसके बाद क्या किया उसने सब जानते हैं। तो ये तो सपोले हैं, ये तो सांप हैं, आप पालेंगे तो आपको भी डसेंगे। और जाहिर सी बात है डस रहे हैं आपको। मनीष झा, मैं आता हूं आपके पास। देखिए मनीष झा, याकूब साहब ने साफ कह दिया टेररिज्म पाकिस्तान से का नाम पाकिस्तान से जुड़ता है, बड़ी साफगोई से कह दिया। ये इनकी बातों से ये भी लग रहा है कि FATF को उन्होंने धमकी दे दी है कि ब्लैकलिस्ट करोगे तो रिपरकशन देखोगे, हम न्यूक्लियर पावर हैं। उससे फर्क पड़ता है क्या? देखिए, दो बहुत ही अहम बातें हैं। पहली बात तो कि पाकिस्तान की नेपाल और भूटान जैसे देशों से तुलना नहीं की जा सकती है, ये सच है। भूटान बेहद शांतिप्रिय देश है, क्लाइमेट चेंज के मामले में भी भूटान बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और भूटान और भारत की दोस्ती पर हमें नाज भी है। वही हाल नेपाल का भी है। नेपाल के भी ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम पाकिस्तान से तो आप तुलना ही मत करिए। और दूसरी बात यह कि अगर आप न्यूक्लियर स्टेट है और इस तरह की मेंटालिटी जो है यही बताता है कि आप कितने बड़े इर्रिस्पॉन्सिबल नेशन है, और इनके हाथों में न्यूक्लियर वेपन होना भी नहीं चाहिए। और यही वजह है कि लगातार भारत की तरफ से भी और दुनिया के कई मुल्कों से यह मांग आती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन पर निगरानी किया जाए, क्योंकि कब ना जाने पाकिस्तान के स्टेट उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दे और फिर उससे कुछ भीषण इस्तेमाल हो सके उसका। तीसरी और अहम बात यह है कि FATF के कानून में, FATF के प्रक्रिया में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप न्यूक्लियर स्टेट है इसलिए कार्रवाई नहीं की जाए। ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान इसलिए बचता है क्योंकि चीन, मलेशिया और टर्की 3 देश अभी तक उसका सपोर्ट करते हैं, और कोई भी अगर 3 देश सपोर्ट करे तो ब्लैक लिस्ट से आप बच जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव है कि चीन, मलेशिया और टर्की इस बार उसका सपोर्ट ना करे। तो इसलिए पाकिस्तान का पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि अगर वो टेरर फंडिंग करते हैं, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो कि वो कर ही रहे हैं, तो ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं।
इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके पास कितने न्यूक्लियर वेपन नहीं, हैं। एक चीज और जानी साहब, देखिए पाकिस्तान इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्या? एक तो ऑपरेशन ऑल आउट में जितने वो दहशतगर्द भेजता है, सबको हमारी सुरक्षा सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल मौत के घाट उतार रहे हैं। सीधे जैसे ही वो बॉर्डर पार करते हैं, जानूं का टिकट थमा देते हैं उनको। दूसरा, जो लोकल लेवल पर जो हमारे यूथ को बरगलाने की कोशिश करते हैं, आप 2020 में देखिए पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी कम हो गई। अभी दिलबाग सिंह कह रहे थे कि लोकल यूथ अब उनके बहकावे में नहीं आ रहा है, वो नहीं बरगला पा रहे। तो क्या पाकिस्तान इससे भी बौखलाया हुआ है? गौरव, पहले तो मैं याकूब साहब की बात को बड़े अदब के साथ में जरा सीधा कर दूं कि जो ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं तो इससे दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। याकूब साहब, ये आपकी गीदड़ भपकी है, गीदड़ भपकी। क्योंकि दुनिया की तो बात को छोड़ो, अरे हम अफोर्ड कर सकते हैं। आप भारत से बात करिए, हमने तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़िए, बालाकोट में आके ठोका, आपके देश में आके ठोका, तब आप अपना न्यूक्लियर बम नहीं इस्तेमाल कर सके। अब टीवी पे बैठ के क्या आप गीदड़ भपकी कर रहे हैं? तो आपका जो ये न्यूक्लियर ब्लफ है, आपका जो ये न्यूक्लियर ड्रामा है, इसकी फूंक निकल चुकी है याकूब साहब। इसको दोबारा दोहराने से मैं आपको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। नहीं कर सकते। हाँ, रिस्पॉन्ड दूसरी बात, जानी साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको सुनिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आप अपनी इंडिया का न्यूक्लियर पोस्टर चेक कर लें। इंडिया कभी भी अब्दुल समद याकूब रुक के जानी साहब की बात पूरी जाए। जानी साहब अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर समद याकूब रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लीज, क्योंकि आपका सवाल भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। हाँ। देखिए, ये मानी हुई बात है, इसमें कोई दो शक नहीं है। और पाकिस्तान इस बात को माने या ना माने, 370 लगने के बाद में माहौल जो हमारी सरकार ने सख्ती दिखाई, जो अलगावादियों को बंद किया, जो माहौल वहां का सीधा कर दिया। हाँ। अब जो पैराडाइम शिफ्ट था होम ग्रोन टेररिज्म के, हमारे बच्चों को भड़का के उनको टेररिज्म में शामिल करना, ये कम हो गया है। इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया है, मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, हथियार बरामद हो रहे हैं और माहौल धीरे डेमोक्रेटिक बॉर्डर के पार आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। मैं अब अब्दुल समद याकूब को एक समय देना सर अब्दुल समद याकूब को एक मौका दे दें, वो रिस्पॉन्ड कर लें, फिर अभी और बड़ी खबरें उस पर भी जाना है। अब्दुल समद याकूब 30 सेकंड आपके पास, जल्दी। मेजर जनरल साहब, मैंने न्यूक्स का नाम ले लिया, जैसे आपकी दुखती रग पे मैंने हाथ रख लिया। आप तो ऐसे उठे ऐसे उछले। मैंने जस्ट न्यूक्लियर का नाम लिया, मैंने जस्ट ये कहा कि हाँ, हमारी फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी है, फर्स्ट यूज हम करेंगे, इंडिया की नहीं है। हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्स नहीं है, हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। डेटरेंस के हम तो अभी भी कहते हैं, ओपनली कहते हैं, हमारा न्यूक्लियर पोस्चर ही यही है। तो आप इसे क्यों घबरा रहे थे जब न्यूक्स की बात है? नहीं, घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। एक मिनट जानी साहब, एक मिनट। समद साहब देखिए, घबराने की बात नहीं है। बात यह है कि आप तो नेशनल टेलीविजन पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं न्यूक्स की धमकी की। तो न्यूक्स किस तरह से पाकिस्तान ने हासिल की, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान किसके साथ मिला हुआ, सब जानते हैं। आप बजाय इसके कि हम FATF की गाइडलाइंस को अप्लाई करेंगे, अपने यहाँ से टेररिज्म हटाएंगे, आप कह रहे हैं कि हमें ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता FATF क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है। ये कौन सी बात हुई? खैर मुद्दा एक और बड़ा है, उस पर आना चाहता हूं मैं। एक मिनट जानी साहब, याकूब साहब रुकिए। देखिए, एक और बड़ी खबर है जानी साहब, वो भी, उस पर भी बात होनी चाहिए। और बात है देश विरोधी टूल किट की। इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते इस खबर को। टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दिशा रवि के समर्थन में ट्वीट किया है और लिखा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं ने, पी चिदम्बरम, आनंद और इसके अलावा आनंद शर्मा और कई नेताओं ने अब अपना समर्थन दिया है दिशा रवि को। और यह बात अब बहुत गंभीर हो जाती है। क्या देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं ने जो ट्वीट किया, क्या वो ये उस टूल किट में जो बातें लिखी गई थी उसको सही मानते हैं? क्या वो मानते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्वीट किया वो सही था? जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को बेंगलुरु से जो गिरफ्तार किया, उन पर कितने सीरियस चार्जेस हैं, क्या आरोप हैं, और फिर इस पूरे मामले को समझाइए।
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने दिशा को जो गिरफ्तार किया उसके बाद से उसको लगातार साइबर सेल के दफ्तर में रखा हुआ है, उससे लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिशा ही वो लड़की है जिसने इस टूल किट को अपलोड किया था, जिसने इस टूल किट को बनाया था, और साथ ही जो अब एक नया खुलासा हुआ है, पता ये भी चल रहा है गौरव कि दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक निकिता नाम की लड़की थी, इसके अलावा एक पुनीत नाम का शख्स जुड़ा होता और एक और शख्स था जो अभी फरार चल रहा है। तो कुल मिला के काफी लोगों को इस ग्रुप के अंदर उसने जोड़ा था। इस टूल किट के बारे में लगातार उनके संपर्क में थी। इस टूल किट को बनाया गया और उसके बाद इसे अपलोड करने के लिए संपर्क किया गया था ग्रेटा से, लेकिन गलती से ग्रेटा ने तय वक्त से पहले इसको ट्वीट कर दिया, जिसके बाद खुद निकिता ने उसको फोन करके बोला कि उस ट्विटर से अपने ट्वीट को तुरंत डिलीट करे। तो फिलहाल पुलिस के पास पूरे पुख्ता सबूत है दिशा को लेकर, और इसके अलावा दिशा के बेहद करीबी थी निकिता, उसको लेकर भी अब दिल्ली पुलिस ने एक एनबीडब्ल्यू इशू करवा दिया है। अगर किसी पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है तो बजाय कोर्ट से उस मामले का फैसला आने के, बजाय उस पर जांच हो जाने के, आप पहले ही उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, हम आपको बताएंगे कांग्रेस का हाथ दिशा के साथ क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि पूरी पार्टी अब यहां पर दिशा रवि के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। वो आप समझिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जैसी नेता अगर इस तरह से खुलकर ट्वीट कर रही हैं दिशा रवि के समर्थन में, तो क्या उन्होंने इस बात की जांच कर ली है कि दिशा रवि मासूम है? क्या वो उन्होंने इसकी पूरी तफ्तीश कर ली है कि दिशा रवि ऐसी कोई एक्टिविटी में शामिल नहीं है? डरते हैं बंदूकों वाले एक नियत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक नियत्थी लड़की से, लेकिन सवाल है कि इस नियत्थी लड़की को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं आप? शशि थरूर, दिशा की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, चाहे वो देश के खिलाफ बोल रही हो, ये क्या कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकारती है? पी चिदम्बरम, क्या चीनी घुसपैठ से खतरनाक है टूल किट? आप दोनों चीजों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? यानी चीन के अलावा कहीं पर बात नहीं होना चाहिए। रमेश, जयराम रमेश, मैं दिशा रवि के साथ खड़ा हूं, किस बिहाफ पे, क्या आधार है? ये एक बड़ा सवाल है। टूल किट केस में निकिता जैकब फरार, एक बड़ी खबर आपके सामने जिसका जिक्र अभी जितेंद्र शर्मा कर रहे थे। निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। 4 दिन पहले निकिता के घर पहुंची दिल्ली पुलिस और निकिता और दिशा पर यह आरोप है कि उन्होंने खालिस्तानी आतंकी से मीटिंग की। देखिए कितना गंभीर आरोप है। मीटिंग में आंदोलन को और उग्र करने का फैसला हुआ था, यह आरोप है इनके ऊपर। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी बिना जांचे परखे, क्या इस तरह से उनका एक तरफा खड़ा होना सही है? जितेंद्र, निकिता के बारे में आप बता रहे थे फरार हो गई हैं वो, अगर कुछ गलत नहीं था तो फरार क्यों? और दूसरी बात, अगर दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, तो क्या बिना जांचे परखे इस तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस गंभीर आरोप के जिन पर लगे हैं उनके समर्थन में खड़ा होना लाजमी है? जी बिल्कुल, कतई नहीं। देखिए, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, फार्मर्स को उकसाया जा रहा था, किसानों को, तो कहीं ना कहीं जब सबूत इस चीज के जांच एजेंसियों के पास मौजूद हो तो ऐसे में राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास यह भी सबूत है कि जो पूरी साजिश थी वो सीमा पार से, यानी कि खालिस्तानी ग्रुप्स के द्वारा रची जा रही थी, और इसमें हथियार बन रहे थे निकिता जैसे, और इसके अलावा जो दिशा है, इन लोगों को हथियार बनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी, इसमें राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपने बड़ी बात कह दी। जानी साहब हमारे साथ हैं। जानी साहब, आपने तो इतने सालों देश के लिए सर्व किया, अपनी जान आपने बॉर्डर पर खड़े होकर लगाइए वहां पर दांव पर, ताकि देश के लोग सुरक्षित रह सकें। जब इस तरह का कोई मामला आता है तो एक फौजी के सीने पर क्या गुजरती है सर? दिशा रवि के ऊपर इतना गंभीर आरोप है, चलिए वो छूट जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं देश का कोई बच्चा जिस पर ऐसा आरोप ना लगे, लेकिन इतना सीरियस चार्ज और कांग्रेस पार्टी एक तरफा उनके समर्थन में खड़ी है सर। हाँ गौरव, आपने सही कहा। 40 साल खून पसीना बहाया है आतंकवाद में और देश की सुरक्षा में, गोलियां देखी है, गोलियां खाई हैं, तो दिल तो दुखता है जब देखते हैं हम इस बात का। देखिए, मेरा मानना है कि जहां नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र सुरक्षा की बात है, राष्ट्र सर्वप्रिय होता है, सबसे ऊंचा होता है, उसके अंदर में कोई, हम तो फौजी हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के टट्टू नहीं हैं, हम देश के सिपाही हैं। मेरा मानना है कि जब राष्ट्र सुरक्षा की बात होती है तो उसके ऊपर में पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम कर रही है, एनआईए अपना काम कर रही है, अपने सीआईबी सीबीआई अपना काम कर रही है, उनको काम करने देना चाहिए।
नहीं कहता कौन दोषी है कौन नहीं मैं दोषी मैं है। मैं अब वो तो- मैं वो अब क्या कहूं फैसला सर, लेने वालों का काम है। मुझे तो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना है। अगर उनका कोई नेता जुड़ेगा तो जरूर उनसे हाँ, पूछेंगे कि देखिए। आखिर कौन सी जांच उन्होंने कर ली। लेकिन गोयल साहब, गौरव, सर आप भी विपक्ष समझते का जो काम हैं है, ऐसे इस तरह के विपक्ष का खुला तो काम समर्थन है करना। नुक्ताचीनी मैं आता हूं सर, आता लेकिन जहां हूं गोयल साहब, सुरक्षा जानी की सर आता हूं बात मैं होती गोयल है, सर। लेकिन इस तरह होने से देना चाहिए था। केवल अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, या कहें कि अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, आप केवल एक विरोध के लिए इस इतने सीरियस मामले में उस शख्स के साथ खड़े हो जाते हैं जिस पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप हो। कितना सीरियस है? जांच खत्म होने दीजिए ना, जांच खत्म होने दीजिए, फिर बोलिए उसके बाद। वही गोयल साहब, देखिए, ऐसा है कि देश की सुरक्षा में आरोप प्रत्यारोप नहीं चलने चाहिए। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, और उस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना कोई मोटिव के, बिना किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के पूरी जांच होनी चाहिए, और उस जांच में जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा और किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपने लेकिन अपने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। मुझे लगता है कि जो लोग एक तरफा आकर खड़े हो गए वो आपकी बातों से कुछ समझेंगे, जानी साहब की बातों से कुछ सीखेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।